हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इलास्टिसिटी का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में कि वो क्या होती है और किस तरीके से वो बनती है, और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा हुक्स लॉ। तो देखो, हुक्स लॉ समझने से पहले आपने ये कुछ पढ़ा होगा कि एक स्प्रिंग से अगर हम किसी मास को अटैच करते हैं और अगर उस मास को डिस्प्लेस किया जाता है तो जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, बट माइनस का साइन होता है। फिर हम यहां पर जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। एक्चुअली में ये भी हुक्स लॉ है, ये भी हुक्स लॉ है जब हम स्प्रिंग के रिगार्डिंग कोई चीज पढ़ते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि किस तरीके से कोई चीज रिस्टोर हो सकती है। हुक्स लॉ एक्चुअली में हमें यही बताता है कि कोई चीज पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन को या उसी शेप को कैसे गेन करती है, ये हुक्स लॉ बताता है। अब स्प्रिंग के केस में हम ये बताते हैं कि F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की तो इलास्टिसिटी में केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बात वही है। केस डिफरेंट कैसे? वहां पर हम जो काम कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। फिर जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास आता है E और फिर आता है एक स्ट्रेन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। E हमारा एक्चुअल में यहां पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ओके, चलो अब एक्चुअल में ये हमारा हुक्स लॉ स्टेट करता है। हमारा हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर जब आप स्ट्रेस हटा देते हो तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप को रीशेप करने की कोशिश करता है, मतलब पहले वो जिस शेप में था उसी शेप में आने की कोशिश करता है। हमारे हुक्स लॉ ने ये बताया कि भाई आप जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे डिफॉर्मेशन होने की रेट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्चुअली याद रखना, यहां डिफॉर्मेशन की रेट बढ़ रही है, मतलब डिफॉर्मेशन हुआ नहीं है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। हुआ और होने में फर्क है, याद रखिएगा। पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने इलास्टिसिटी के अंदर डिटेल में बताया है कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात इलास्टिसिटी एक्चुअल में क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई, क्योंकि इलास्टिसिटी की ये बातें आपको पता ही नहीं होगी कि इलास्टिसिटी में सच में ये चीजें इंक्लूड होती है। तो आप मेरी वो वीडियो देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या बात बोल रहा हूं। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर ढंग से मेरी बात सुनिएगा। तो देखो, अगर मैं इस मार्कर पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो जैसे ही मैंने इस मार्कर पर फोर्स अप्लाई की, यहां पर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स हटाई, इसने अपने आप को रिस्टोर किया और ये उसी शेप में आ गया जिस शेप में ये पहले था। ठीक है, ये बात हुक्स लॉ ने भी कही कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेन होने लगेगा लेकिन स्ट्रेन होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेन हो जाएगा, जैसे ही कोई चीज पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी तो वो वापस अपने उसी शेप में नहीं आ सकती। तो उस केस के अंदर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। ये अभी हम कर्व से समझेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हुक्स लॉ वैलिड कहां नहीं होता है? हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन स्ट्रेन इज अकर, और या फिर अगर हम बोले ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड, विच मीन्स, उसका मतलब ये होता है विच मीन्स ऑब्जेक्ट कैंट बी रिस्टोर और रीशेप्ड। ओके, मतलब हुक्स लॉ वहां वैलिड नहीं होता जहां पर कोई चीज डिफॉर्म हो चुकी हो। अब अगर इसको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इससे। देखो, मेरे पास एक क्लिप है, ये कपड़े सुखाने की क्लिप है। ठीक है, जरा इसको ढंग से देखो, ये इसका प्लास्टिक है। अब अगर मैं यहां पर इस प्लास्टिक को, ठीक है, एक 2 मिनट में आपको दिखाता हूं जरा इसको और अच्छे से। ये देखो, मैंने इसको अलग कर दिया। अब जरा इसको ढंग से देखना। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो ये देखो, मैंने इस पर फोर्स लगाई
फोर्स लगाई तो देखो ये मुड़ गया, मुड़ा ना, मुड़ गया ये। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये वापस उसी शेप में आ गया। मैंने यहां स्ट्रेस अप्लाई किया और स्ट्रेन होना स्टार्ट हो गया, मतलब मेरे हुक्स लॉ पे बात आ गई। हुक्स लॉ ने क्या कहा, जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेन होना स्टार्ट होता है, स्ट्रेन हुआ नहीं है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी सेकंड केस की। अब मैंने यहां पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगा, फोर्स लगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया और ये अभी स्ट्रेन हो गया। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी उसी शेप में नहीं आ सकता क्योंकि अभी मुड़ गया है। मतलब अब इस केस के अंदर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो चुका है। हुक्स लॉ तब तक ही वैलिड है जब तक आपका ऑब्जेक्ट रिस्टोर हो सकता हो। ध्यान रखना, हुक्स लॉ तब तक ही वैलिड है जब तक आपके ऑब्जेक्ट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वापस रिस्टोर हो सके। रिस्टोर मतलब उसी शेप में आ सके जिस शेप में वो पहले था। तो ये याद रखिएगा, हुक्स लॉ की ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कब ये लगता है कब ये नहीं लगता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और अगर नहीं याद हो तो सिंपली याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो चुका है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, मान लो ये था, और उसने कहा हमने इस पे इतना फोर्स लगाया कि ऑब्जेक्ट मुड़ गया और ये अभी वापस अपनी शेप में नहीं आया, क्या इसमें हुक्स लॉ लगेगा? हम कहेंगे इसमें हुक्स लॉ नहीं लगेगा। ठीक है। और फिर अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो और स्ट्रेस को जब आप हटाते हो तो ऑब्जेक्ट वापस रीफॉर्म हो जाता है, यानी अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है, तो क्या यहां पर हुक्स लॉ वैलिड है? तो बिल्कुल यहां पर हुक्स लॉ वैलिड है। जब तक ऑब्जेक्ट में ये पावर है कि वो वापस अपने उसी शेप में को अचीव कर सकता है जिस शेप में वो पहले था, तब तक हुक्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि आपको बताना था मुझे। अब हम अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर आते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया मैंने, इवन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, काफी लोगों को तो पता भी नहीं होता इसके बारे में कि हुक्स लॉ वैलिड कहां होता है और वैलिड कहां नहीं होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ चीजों को क्लियर करता चलूंगा हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि एक्चुअल में ये होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है और इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकते हैं। तो देखो कर्व के बाद बोलिए दैट्स मीन एक ग्राफ है हमारे पास में, तो ये एक्सिस होगी हमारी स्ट्रेन की, ये एक्सिस होगी हमारी स्ट्रेस की। एंड लुक एट दिस, हम इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे और ये बनेगा कैसे और ये ग्राफ एक्चुअली बताना क्या चाहता है। देखो जनरली हमारा कोई भी ग्राफ इस दुनिया में जो होता है वो चेंज को शो करता है कि किस हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है या उसकी वैल्यूज को चेंज हो रहा है, ये ग्राफ शो करता है। तो बेसिकली हम यहीं पे तो बताने वाले हैं कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन कितना जनरेट होगा वो हमें ग्राफ के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग होता है, हर मटेरियल का, चाहे आप कुछ भी उठाओ। तो यहां पर मैं उठा रहा हूं वायर का। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं हमारे ओरिजिन पॉइंट से। अब मैंने क्या किया, एक वायर लिया और उस पर, सुनेगा, मैंने एक वायर लिया और उस पर कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट लटका दिया, कोई भारी ऑब्जेक्ट लटका दिया। अब हुआ क्या, उस ऑब्जेक्ट पे, उस वायर पे फोर्स लग रही है, स्ट्रेस लग रहा है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस लग रहा है उस पर। तो जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस बढ़ रहा है वो डिफॉर्म हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट आया ई, ये वो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, ओ से ई, दैट्स मीन इलास्टिक पॉइंट। अच्छा इलास्टिक पॉइंट एक्चुअल में क्या है जरा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक लिमिट सेट की हमने, एक्चुअल लिमिट नहीं है लेकिन हम बस बताने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप ओ से ई पॉइंट तक लगातार वायर के ऊपर स्ट्रेस जनरेट करोगे तो ये वो पॉइंट है जहां पर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट पर जो आपने वेट लटकाया है, मतलब वायर पे जो वेट लटका है उसको रिमूव करते हो तो वायर अपनी उसी पोजीशन में, उसी शेप में आ जाएगा जिसमें वो पहले था। समझ आया? देखो कुछ इस हिसाब से कह रहे हैं, ये वायर, ये एक ऑब्जेक्ट लटकाया, जैसे आपने ऑब्जेक्ट लटकाया, ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ये तार ऐसे लंबा खींचने लग जाएगा क्योंकि नीचे स्ट्रेस लगेगा। अब नीचे स्ट्रेस लगेगा, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट को हटा दिया। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट हटाया वायर रीशेप हो गया, यानी उसी शेप में वापस चला गया जिसमें वो पहले था। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को इससे पहले पहले हटा लिया कि वो डिफॉर्म हो। यही बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप अपने स्ट्रेस को इससे पहले रिमूव कर ले कि ऑब्जेक्ट आपका डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका वापस अपने उसी शेप में आ जाता है। इसका मतलब ओ से ई वो रीजन है, वो लाइन है या फिर वो एरिया है
जहां पर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस को रिमूव कर लेते हो तो वो उसी फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इलास्टिक पॉइंट है। अच्छा, ये वो रीजन है जहां पर हमारा हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ क्या है? वैलिड है भाई साहब। क्यों वैलिड है? क्योंकि हमने हुक्स लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर आप स्ट्रेस लगाते हो तो ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस हटा देते हो तो ऑब्जेक्ट वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये रीजन उसी को बताता है। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं ऑब्जेक्ट को नहीं हटाऊंगा, वापस वायर लिया, लगाया ऑब्जेक्ट यानी वेट लगाया और उसको छोड़ दिया। आपने बहुत देर तक लगाया रखा तो स्ट्रेस जनरेट होता गया और फिर इस ई से भी आगे चला गया वाई पॉइंट तक, ई से आगे गया वाई पॉइंट तक, और वाई एक्चुअल में हमारा है यील्ड पॉइंट। वाई एक्चुअल में क्या है? यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। वाओ, ये क्या है? तो देखो, जैसे ही आपने इससे ऊपर स्ट्रेस लगाया, अब आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा डेफिनेटली। जैसे ही वो डिफॉर्म हुआ तो अब कर्व थोड़ा टेढ़ा बना ग्राफ के अंदर। ठीक है, वहां पर आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा? मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाए तो हुक्स लॉ वैलिड होता ही नहीं। हुक्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं हो। यहां पर ई से वाई रीजन में हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट तो डिफॉर्म हो गया। ठीक है, डिफॉर्म हो गया, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी अभी भी मौजूद है। याद रखना, इलास्टिसिटी अभी भी मौजूद है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स में होता है, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स में होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि अगर आप उस पर ई से ऊपर स्ट्रेस लगाओ और आपका ऑब्जेक्ट भले ही डिफॉर्म हो जाए, लेकिन थोड़े टाइम तक अगर आप उनको छोड़ दो, तो वो वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 5 मिनट 10 मिनट इतना टाइम लगेगा, और वो अपनी उसी फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, इसके अंदर एक नाम है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन। ठीक है, कि अगर आप इतना स्ट्रेस लगा दो कि आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाए और फिर आप उसको छोड़ दो, कहीं पर रख दो, तो होगा ये कि कुछ टाइम बाद, 5 से 10 मिनट बाद में वो ऑब्जेक्ट वापस रिस्टोर हो जाएगा। इसको कहते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जो सब मटेरियल्स में नहीं होती, कुछ में होती कुछ में नहीं होती, ये याद रखना। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इलास्टिसिटी उसके लिए बता रहा हूं मैं कि इलास्टिसिटी उसमें तब भी होती है, बिल्कुल होती है। अब इससे ऊपर आ गए, मतलब इससे ऊपर भी हमने स्ट्रेस अभी भी जनरेट किया हुआ है, स्ट्रेस अभी भी लग रहा है, तो स्ट्रेस अभी भी लग रहा है, तो हमारा ये चला जाएगा यू पॉइंट तक। ये यू पॉइंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हमारा वो पॉइंट है जहां पर जाने के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। मतलब उस हिसाब से खत्म नहीं हो जाती कि वो नेचुरली पूरी खत्म हो जाती है। मतलब ये है कि अब अगर आप अपना वेट रिमूव भी कर ले तो भी ऑब्जेक्ट रिस्टोर होने के कोई चांस नहीं है, चाहे वो 1 घंटा रख दो, चाहे 2 साल के लिए रख दो। कैसे? जरा समझो। ये वायर है, इस वायर पे हमने वेट लटकाया, और अगर उसको बहुत देर तक लटकाए रखें और एक लिमिट के बाद, यानी हमारे वाई के लिमिट के बाद में भी अभी तक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट उस वायर को खींच लेगा। और फिर अगर आप उस वेट को रिमूव कर देते हो और आप सोचते हो कि भाई अपना वायर तो वापस रिस्टोर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर कहोगे सर ये भी तो है, इलास्टिक रिलैक्सेशन भी तो है, इससे हो जाएगा, 5 मिनट रख दो हो जाएगा। तब भी नहीं होगा। मतलब ये वो लिमिट है जहां पर जाने के बाद में कोई ऑब्जेक्ट वापस कभी रिस्टोर हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? चलो, एंड नाउ एज अनदर लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट हैव अ स्टिल स्ट्रेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अभी भी आप स्ट्रेस लगा रहे हो, अभी भी मतलब आपने क्या करा, उस पोजीशन पे तो उसको पहुंचा ही दिया कि वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप फोर्स लगाए जा रहे हो, स्ट्रेस लगाए जा रहे हो, तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट
टूट जाएगा, मतलब वो खींचकर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप वायर पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, वायर पे बहुत भारी ऑब्जेक्ट लगा देते हो, तो वो वायर क्या करेगा, टूट जाएगा, गारंटी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर ब्रेकिंग पॉइंट ही बोलेंगे ना, ब्रेक पॉइंट थोड़ी बोलेंगे। वो पॉइंट हमारा होता है ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब यहां पर आने के बाद में अब हमारे ऑब्जेक्ट का कोई चांस नहीं बचता, हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं आपको, मेरे पास पड़ा है इसके लिए काफी अच्छी चीज। ओके, इसके लिए मेरे पास ये वायर है, मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा सकता हूं, जरा ढंग से देखिएगा। देखो, ये मैंने वायर लिया, बहुत अच्छा है, ये क्या है, सोल्डिंग वायर है, काफी अच्छा है। तो जरा सोल्डिंग वायर को ढंग से देखना, मैंने इसको खींचना स्टार्ट किया, खींचना और खींचा और ये देखो टूट गया है, ये देखो ये टूट गया। मतलब मैंने इसको इतना खींचा कि ये यू पॉइंट से आगे गया और वायर टूट गया। अभी वापस जुड़ थोड़ी सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं जुड़ना। अच्छा, अगर मैं इनको पिघला कर भी जोड़ दूं तो भी उस शेप में तो नहीं आ सकते ना, जिस शेप में ये पहले शुरुआत में थे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना चाहता है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा था। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड ओवर दिस लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके लिए हमने एक वायर तोड़ दिया, ठीक है। चलो अगर किसी को नोट करना है तो अभी कुछ टाइम के लिए मैं गया था, तो उस टाइम के अंदर आप नोट कर सकते हो आराम से। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। अरे भाई, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। ओके, so our first question is say that a copper rod 2 meter long is stretched 1 millimeter. एक कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, वो स्ट्रेच होती है यानी कि डेल एल हो जाता है 1 मिलीमीटर। ओके, कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, आराम से कर सकते हो। तो देखो, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल। तो डेल एल अपना कितना है, 1 मिलीमीटर। तो इसको अगर मीटर में चेंज करूंगा वो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये नीचे आएगा 2। अगर आप इसको काटते हो 0.5 इंटू 10 की पावर -3, यही होता है। और इसको अगर ढंग से लिखो तो 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a rod of a diameter 3 centimeter is subjected to an axial pull of 18 किलो न्यूटन। ओके, ये क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं, सॉरी, ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। A wire of a length 2 meter and cross sectional area 1 into 1 raised to 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर stretched by a 1 millimeter under a force of 200 Newton. Find E modulus of elasticity. तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमसे बोली गई है, क्या बोली गई कि भाई एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, सर हमने लिख लिया 2 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा गया 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी लिख दिया गया हमारे पास में। वो स्ट्रेच हो जाता है 1 मिलीमीटर, ठीक है सर, ये भी हो गया। और उस पर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, ठीक है सर, ये भी हो गया। तो अब बताओ कि आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है। तो सिग्मा ई, ये याद रखना, ठीक है। स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी को ई से लिखते हैं, और यहाँ पर स्ट्रेन को हमने इससे लिखा है, एप्सिलॉन से। आप किसी और से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं है आपको। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट आवर स्ट्रेन। तो हमारा स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल, और हमारा जो सिग्मा होता है एफ अपॉन ए। तो हमें ई चाहिए, तो हमें सर ई निकालना है। तो ई हमारा कुछ इस तरीके से निकलेगा, एफ बाई ए, ठीक है, और ये एल बाई डेल एल। तो एफ अपने पास कितना है, 200 न्यूटन इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6। एल अपने पास में कितना है, 2 मीटर, और डेल एल अपने पास हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ई अपना एक्चुअल में निकलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअल में पूरा निकाल लिया, इसको सॉल्व किया। ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट किया। ओके, चलो
इसको देख लीजिए आराम से, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो एक ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवाया था, तो ये मुझे बुक के अंदर ही रह गया, तो वापस हो गया, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, अ स्टील वायर ऑलवेज हुक्स लॉ, इफ फोर्स इज डबल व्हाट हैपन टू द एक्सटेंशन। ये कह रहा है कि भी एक स्टील वायर है, वो हुक्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है एक स्टील वायर। अगर आप जो स्टील वायर पे फोर्स लगा रहे हो वो डबल कर दो, वो डबल कर देते हैं, तो उसके लेंथ में कितना इफेक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस चीज को ढंग से समझिए। अगर आप ये वायर है, इस पे फोर्स लगा रहे हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ये बात फिक्स है। अगर आप फोर्स को डबल कर देते हो तो क्या होगा, लेंथ ज्यादा जल्दी इंक्रीज होगी, यानी कि लेंथ डबल हो जाएगी। याद रखना, इसका मतलब हमारी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथ डबल, या फिर आप सीधी सीधी बात बोले एक्सटेंशन वुड बी डबल, एक्सटेंशन वुड बी डबल। चलो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल द लीनियर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द स्ट्रेस एक्सिस, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। वाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास यहां पर एक दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेन और ये स्ट्रेस का, और हमसे कहा गया है कि स्ट्रेस की एक्सिस के साथ में एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया गया, उसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमसे पूछा यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर दो। तो देखो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, y tan थीटा, ये यंग मॉडुलस को ही कैलकुलेट करता है। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 30 दे रखी है, तो tan 30 एक्चुअल में क्या होता है, रूट थ्री इक्वल्स टू 1.73, यही आपका यंग मॉडुलस की वैल्यू है। ओके, इसको याद रखना, ये आपने इसमें से कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना आपको। सो नाउ दीज क्वेश्चंस आर कवर। ये क्वेश्चंस थे हमारे हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, कम ही करवाए क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इजी है। अगर मैं ढंग से वीडियो बनाऊं ना तो 3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर सकता हूं, लेकिन मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा। अगर आपको इसको और क्वेश्चंस चाहिए देन यू कैन मैसेज मी, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके और क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगा। आप प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस मेरी पसंद आ रही है तो यार सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक एक शेयर हमें कॉन्फिडेंट देता है और मजा आता है हमें भी कि यार हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना